नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में 7 सीट पर उपचुनाव होने हैं। पहले 5 थी, अब 7 हो गई है। और 7 विधानसभा की सीट पर तैयारी को लेकर विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के अध्यक्ष, तीनों एक मंच पर आए हैं। अब इन तीनों की मौजूदगी के साथ 2 चर्चित चेहरों की गैर मौजूदगी। इन तीनों की बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट नहीं है। इस विधानसभा चुनाव जो लगभग साल भर पहले हुआ था, 10 महीने सरकार को बने हुए हो गए हैं। और लोकसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस में सबसे बड़ा मुद्दा था अशोक गहलोत और सचिन पायलट का। अब चर्चाएं ये हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में वो दौर खत्म हो गया है? क्या कांग्रेस पार्टी में इस बार के फैसले प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर प्रभारी जो है वो तय करेंगे और आलाकमान उसी आधार पर टिकट वितरित करेगा, या फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत फैक्टर अभी या राजस्थान की राजनीति से दूर करना आसान नहीं है? कांग्रेस में जो बैठकों का मंथन जो चल रहा है, उससे सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार दोनों की टेंशन कितनी बढ़ी है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ सुमित श्रीमल बीजेपी के प्रवक्ता, राजकुमार मीणा कांग्रेस से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुमित श्रीमल जी, राजकुमार मीणा जी से शुरू करते हैं आज। राजकुमार मीणा जी, कांग्रेस की जो बैठकें हुई है, महा बैठकें, मंथन का जो दौर चल रहा है, सुमित जी नजर आ रहे हैं, राजकुमार जी नजर नहीं आ रहे हैं। तो राजकुमार जी जुड़े, तब तक सुमित श्रीमल जी, सत्ता पक्ष कांग्रेस में जो बैठकें चल रही हैं, जो लीड ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि भाई सीट पर नाम कैसे, कहां, किसको तय करने हैं, कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा जो भी मंथन है, जो भी चिंतन है, वो विपक्ष यानी सत्तारूढ़ दल कैसे दिखता है? देखिए कि जो आने वाले उपचुनाव हैं, जो बिल्कुल आप देखिए कि जो ये मंथन कर रहे हैं, जो बैठकें कर रहे हैं, जैसा भी आपने बताया कि बैठक से सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दोनों दूर रहे। मेरा मानना ये है कि मंथन तो इनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि वास्तव में आप देखिए तो पिछले 8 महीने में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान के विकास के कार्य पर जो पथ पर हम चले हैं, जिस प्रकार से राजस्थान विकास की गति में बिल्कुल दौड़ रही है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो इनका मंथन हुआ, वो मंथन किसी कोई काम का नहीं है। आप देखिए पिछले 8 महीने में जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में कहा था, वो लगभग उस ट्रैक पे हम चल रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मीना जी, मंथन तो उस समय करना था जब ये कांग्रेस पार्टी पिछले 5 सालों में राजस्थान को बिल्कुल गर्त में ला करके इन्होंने रख दिया है। आप देखेंगे कि लगातार 5 साल ये आपस में सिर्फ लड़ते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। सुमित जी, आपकी लेकिन सरकार है, अभी आपकी जी, सरकार है, इसलिए जी। आप अपनी सरकार के कामों को बताएं, गिनाएं, और आप सरकार मैं के वो मैं कामों पर वही ही उसी पे आ रहा हूँ इस मीना जी। विधानसभा की मीना जी, इस मैं विधानसभा उसी पे आ रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ मीना जी। ये आप देखिए कि उपचुनाव बिल्कुल जैसा हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने अपने घोषणा पत्र में जो कहा था, जिस प्रकार से पूर्व में जो पेपर लीक हुए, आप देखेंगे कि राजस्थान में पिछले 8 महीने में 150 प्लस लोग जो पेपर लीक से जुड़े हुए माफिया थे, और वो जो छात्र थे या बड़े मगरमच्छ थे या जो भी थे, सभी लोग पकड़ में आ रहे हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आज कहा है कि इसमें अब बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आएंगे। तो लगातार उन युवाओं के हित के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है। हमने कहा था कि 450 रुपए हम सिलेंडर देंगे, तो हमने 450 में सिलेंडर दिया। हमने कहा था कि ईआरसीटी को जो इन्होंने कांग्रेस ने रोकने का कार्य किया था, आप देखिए कि हम उसको लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। और राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में लगभग 13 जिलों को जल्द ही पानी मिलेगा। आप देखिए नोनेरा बांध बनकर के तैयार है और उसकी बिल्कुल टेस्टिंग चालू हो गई है। और मैं फिर दोबारा निवेदन करूंगा कि हर चीज को आप चाहे युवाओं से देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, कानून व्यवस्था को देख लीजिए, पानी देख लीजिए, बिजली के लिए हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लगातार देखिए कि जहां 17 रुपए यूनिट में पूर्व में कांग्रेस के काल में जब ये बिजली खरीदा करते थे और पीक गर्मी में ये वापस देने की बात करते थे, लेकिन आज आप देखेंगे तो 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान पर थोप के गए हैं अशोक गहलोत जी। लेकिन हम बिल्कुल उसको बिल्कुल पाटने में लग रहे हैं। और आप देखिए 90,000 करोड़ कर्जे को
खत्म करने के साथ ही लगातार हम उस ओर विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि हर वर्ष 1 लाख नौकरियां हम देंगे, लगभग 5 लाख नौकरियां पूरे 5 साल में हम बिल्कुल राजस्थान को देने की तैयारी में हैं। और आप लगातार देखिए कि किसान सम्मान निधि हमने कहा था कि बढ़ा करके 6,000 से 8,000 कर दी है। रोडवेज के वरिष्ठ नागरिकों को किराया आधा करने के बिल्कुल कर दिया है। अन्नपूर्णा योजना में जो भोजन मिलता था 450 ग्राम से उसको 600 ग्राम कर दिया है। भ्रष्टाचार हेतु सीबीआई की एक अनुमति जो बाध्यता होती थी कि इनको पहले अनुमति लेनी होती थी, उसके बाद वो जाते थे, लेकिन आज वो बाध्यता खत्म हो गई है। लगातार आप देखिए भ्रष्टाचार के कितने मामले लगातार पकड़ में आ रहे हैं। मैं इस निवेदन कर रहा हूँ, राजस्थान के तमाम वो मुद्दे जो अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में, कांग्रेस के काल में जो राजस्थान पिछड़ गया था और बिल्कुल नीचे बिल्कुल वहां इस स्तर पे आ गया था कि पूरे देश में एक अलग ही छवि बन गई थी। जगदीश जी ठीक है सुमित जी, ठीक है सुमित जी, ठीक है। राम राज्य आ गया जगदीश शर्मा जी, राम राज्य महसूस कर रहे हैं आप सुमित श्रीमल जी जो बता रहे हैं? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है मुझे भी कि बहुत ही गजब हो गया राजस्थान में 8-9 महीने में भजनलाल ने बहुत ही तगड़ा काम कर दिया है। तो लेकिन सवाल ये है कि ये हारे क्यों थे? लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें हारे क्यों थे? अगर इतना ही जबरदस्त काम कर रखा था आपने तो हारने की जरूरत कहाँ थी इनको? सुमित जी अब आप सुनिए, जब आपके पास वापस आएंगे तब बोलिएगा प्लीज। तो सवाल ये है कि पॉलिटिकल लेवल पर आपकी एक्टिविटी कितनी है? ये घोषणाएं तो खैर खूब हो जाती हैं, सरकारें करती हैं, विपक्ष वाले उनका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो सब कुछ बातें हैं अभी तक। तो लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल लेवल पर आप कहाँ हैं? पॉलिटिकल लेवल पर जब तक आप प्रॉपर नहीं होंगे, कहीं स्टैंड नहीं करेंगे पब्लिक के बीच में, तो आपकी ये उपलब्धियां जो कुछ भी आप गिना रहे हैं इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सरकार है काम ही करने के लिए होती है और आधी से ज्यादा चीजें तो ऐसी हैं जो कि सामने आती हैं, केंद्र के स्पॉन्सर्ड चीजें होती हैं, उनसे रिलेटेड फंड्स आते हैं, प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं, स्टेज तो वहां पर काम होता है, वो काम होता ही होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बहुत ही बढ़िया चल रही है तो मैं मानता हूं कि 7 की 7 सीटें मेरे ख्याल में जीत लेंगे विधानसभा की। ये कमिटमेंट कर लेना चाहिए इनको। और पॉलिटिकल लेवल पर अगर बीजेपी इतनी ताकतवर है तो ये काम कर लेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर तो विधानसभा में अभी ताकत बढ़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मीना जी देखिए होता क्या है कि आप खूब पब्लिसिटी करिए, खूब घोषणाएं करिए रोजाना, अब इतना हो जाएगा, वो तो ये तो 1 लाख ही बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख पर ईयर कहिए, 1 लाख तो वो अभी देने ही जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे अभी थोड़े दिन पहले ही मीटिंगों में कि 1 लाख तो अभी मिलने वाला है और 2 लाख पर ईयर के हिसाब से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे कहाँ? कोई पता तो चले कि भाई क्या मिलने वाला है। अब 1-1.5 लाख ये एजुकेशन में सबसे ज्यादा भर्ती, उसके बाद मेडिकल हेल्थ में आने वाली है, बाकी तो 100-100 200 है डिपार्टमेंटों में। और ये एक दफा भर्ती गई तो फिर गई 4-5 साल की, फिर हर साल नहीं निकलती है वैकेंसी। ऐसी सूरत में बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं करेगी मान लो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो बेरोजगार ही आपको पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं। दूसरी इक्वेशन है, राजस्थान में जो चुनाव होता है वो जाति के आधार पर होता है। और पिछली दफा जो ये सारी की सारी सीटें ईस्टर्न और वेस्ट ईस्टर्न के बीच में जो हारी है, शेखावाटी रीजन से लेकर और अपने वेस्टर्न राजस्थान तक ये हारी हैं, ये एक जाति ने हरा दिए इनको। एक ही जाति ने काम किया। देखो आपने जब रिजल्ट डिस्कस किया था तो इस पर तरीके से जाट भारतीय जनता पार्टी के पास से खिसक लिए और जाटों ने वोट। जी, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो जातिवाद है, वो इस देश में और राजस्थान की राजनीति से दरकिनार नहीं किया जा सकता। राजीव तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में प्रदेश में एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है
और उस प्रयास पे हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी, कैसे पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बयान देते हैं, या बीजेपी के भीतर जो कुछ भी है उस पर उनकी नजर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये नजर क्यों है हम जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिसको कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो पिछले लंबे समय में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की टसल का जो नुकसान हुआ था, क्या अब कांग्रेस उससे उबर चुकी है? क्या इस चुनाव में जो 7 सीट पर कैंडिडेट्स तय होंगे, उसमें ये कांग्रेस के लिए मुमकिन है कि वो उन दोनों की छाया से बाहर निकलकर काम करे? और क्या केंद्रीय आलाकमान ये अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और ना ही कांग्रेस अभी इस स्थिति में है। क्या आप समझते हैं कि डोटासरा जी या जूली जी या रंधावा जी अपने स्तर पर यहाँ कैंडिडेट तय कर सकते हैं? क्या वो दौसा का कैंडिडेट तय कर सकते हैं? क्या वो उनियारा का कर सकते हैं? क्या वो शेखावाटी का खींवसर का, या जो राजकुमार रोत वाली सीट है उसका कर सकते हैं, या नागौर का कर सकते हैं 84 का, या राजसमंद का सलूम्बर, हाँ सलूम्बर का कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बिना, अभी तो देखिए हरियाणा के प्रभारी बनाए हुए हैं अशोक गहलोत, हरियाणा में चुनाव है, तो वो वहां पर अभी समय देंगे कि यहाँ अभी उपचुनाव की घोषणा ही नहीं हुई है। अभी से यहाँ आकर वो एक महत्वपूर्ण स्टेट छोड़कर यहाँ आकर माथापच्ची क्यों करेंगे? जब समय आएगा अशोक गहलोत जी का हरियाणा में अशोक गहलोत जी की तैनाती का मतलब एकदम साफ और स्पष्ट है कि सत्ता का केंद्र कैसे तय किया जाएगा, उसमें उनकी बड़ी भूमिका होगी। राजीव जी, बिल्कुल। और जो अभी सुमित जी कह रहे थे कि हमारा राज्य भाजपा सरकार के उसमें विकास पथ पर दौड़े जा रहा है, अरे मैं तो कह रहा हूँ यहाँ के पथ ऐसे हैं कि आप 100 मीटर नहीं दौड़ सकते, विकास के पथ पर तो कैसे दौड़ोगे? सड़कों का हाल देखा आपने? फिर भाजपा के अंदर जो चीजें चल रही हैं, तो इनके लिए भी वो सीटें एकदम से तय करना आसान नहीं होगा। आप देखिए आज ही जो मीटिंग हुई उसकी जिलों के लेकर, जो ललित पंवार वाली, उसमें से बैरवा जी को संयोजक पद से हटा दिया, चेयरमैन पद से, उसके उनकी जगह मदन दिलावर जी को ले आया गया। तो भाजपा में भी सब चीज अच्छी नहीं चल रही। अब वो वहां पे अध्यक्ष महोदय जो हैं भाजपा के, वो एक घोषणा कर चुके 5-7 जिले हटाएंगे हम, तो अब वो एक गले की फांस बनी हुई है। हालांकि उन्होंने बाद में कह दिया कि सरकार का निर्णय करेगी सरकार, मेरे बस की नहीं है कुछ भी। अरे तो फिर घोषणा क्यों करी, तुम्हारे बस की नहीं है तो ये सारी चीजें हैं कि दोनों ही पार्टियों में। और देखिए टिकट फाइनल होंगे दिल्ली में, यहाँ कितनी मीटिंग कर लो, आप पैनल ही तो बना के ले जाओगे, और वो पैनल भी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे कोई श्योरिटी नहीं है। जब तक इन मीटिंगों में सचिन पायलट या अशोक गहलोत शामिल नहीं होंगे, तब तक ये मीटिंगें सिर्फ एक दिखाने की, अखबारों में छपाने की या मीडिया में आने के लिए कि भाई पार्टियां बहुत सक्रिय हैं और बहुत गंभीर हैं उपचुनावों को लेकर, कुछ नहीं है ये सिर्फ। अरे आपको गंभीर होना है तो अभी जो लेटेस्ट जो मुद्दे हैं जो अभी चल रहे हैं, जनता जिससे त्रस्त हो रखी है, आप उन मुद्दों को लेकर आइए ना। आप नौकरियों की बात कीजिए, ये कह रहे 5 साल में 5 लाख नौकरी दे देंगे। अरे 1 साल बीतने आ गया, आप बताओ कितनी नौकरी दे दी आपने? जिनको पकड़ा उन्हीं का आपने कुछ नहीं किया अभी तक। ये जरूर था वो बुलडोजर चला देंगे, अब वो बुलडोजर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें ऐसी है कि ये पार्टियों का एक सिर्फ लोगों को बहलाने के तरीके हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी अभी कुछ भी नहीं हो रहा, सब वैसे ही बैठे। लेकिन राजीव तिवारी जी, यही राजनीतिक दलों के बहलाने के तरीके इस प्रदेश देश को चलाते भी हैं, यही लोग व्यवस्था में आकर चला रहे हैं। तो सवाल ये है, देश की हालत क्या हो रही है आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि राजस्थान के लोगों पर 76,000
का कर्ज है। और देश के नागरिकों पर कितना कर्ज है। जी जब जी। तो कांग्रेस गई ऐसे थी में 54,000 देश करोड़ के का था, नागरिकों 54 की लाख करोड़ का, जिम्मेदारी 54,000 करोड़ का 2.5 राजीव लाख करोड़ तिवारी का जी, कर्ज हो गया। राजीव तिवारी जी, ऐसे में देश के नागरिकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो जिन बिल्कुल बढ़ती जनप्रतिनिधियों को है। और चुनकर, उनको जब भी चुनाव आए तो इस चीज को उनको बहुत ही सोच विचार करके अपना मत देना चाहिए। किसी जाति, किसी पार्टी या किसी नेता के बहकावे में आकर किसी भी कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। अपना वोट खुद के जो भी हित है, देश का हित है, समाज का हित है, उसको ध्यान में रखते हुए ही देना चाहिए। उसको जनता को ये चीज जी सोचनी चाहिए। जी, लेकिन जनता इस विकल्प पर तब जाए जब उसके सामने कैंडिडेट्स के जो ऑप्शंस हैं वो किस तरह के हैं। विनय जोशी जी, कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने का। आप दौसा में नजर डालते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखते हैं। 7 सीट पर आप बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, ताकि विनय जोशी जी को हम सुनेंगे। विनय जोशी जी, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में इस बार कांग्रेस पार्टी में बड़ा ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट और बाकी सभी लोग अपना ऑडियो प्लीज बंद कर लीजिए। जगदीश जी, आप भी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। विनय जी, आपके आसपास से आवाज आ रही है लगता है। विनय जी, अगर आपके पीछे से नॉइज आ रही है तो थोड़ा सा प्लीज आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, दूसरे हिस्से में घर के जाना होगा। लेकिन अगर मैं एक बार विनय जोशी जी के यहाँ से आ रही है। विनय जी, प्लीज आप लोकेशन चेंज करिए अपनी, तब तक मैं सुमित श्रीमल जी के पास जाती हूँ। सुमित जी, सत्तारूढ़ दल के सामने हमेशा चुनौती होती है कि एक तरफ सरकार जो काम कर रही है उसका हिसाब जनता मांगती है, और सरकार जो काम कर रही है उसका हिसाब हर कदम पर दिखता भी है। लोग बातें भी करते हैं, चर्चाएं भी होती हैं, और जो चर्चाएं होती हैं वही वोट में रिफ्लेक्ट होती है, परिवर्तित भी होती है, वोट में कन्वर्ट भी होती है। तो वोट में कन्वर्ट करने के लिए सरकार जो काम कर रही है वो जमीन पर अगर दिख रहा है तो आप लोग भी जाते होंगे ग्राउंड में। राजीव तिवारी जी ने जो हालात बताए हैं सड़कों के, वो तो राजधानी की बात कर रहे हैं। प्रदेश के दूसरे हिस्सों के हाल भी आपने देखे होंगे। सड़कें तो मैं कह रहा हूं बुनियादी कि है। जो 1 लाख करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसी में कुएं निकल रहे हैं अंदर। आज ही मीडिया में ये सोशल मीडिया नितिन पे, गडकरी प्रिंट जी ने मीडिया में आज चल उसको रहा है। लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, जितना गुस्सा दिखाया है, और जिस वो तरह से उन्होंने, भाई गडकरी जी तो टोल के लिए कितना गुस्सा दिखा चुके, कुछ हुआ क्या? संसद तक में वो अपना बयान दे चुके, उसके बाद कुछ हुआ क्या? गडकरी जी की सुन कौन रहा है वहां पे? सुमित जी सुन रहे हैं आप? बिल्कुल, आप देखिए देखिए, कि वो आप जयपुर से मैं तो दिल्ली सुन पा रहा हूँ जाइए और दौसा पे जब आप मीना जी। एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे, इतनी बम्पी रोड बनाई है कि आप देखिए कि अगर जैसे ही आप 100 के ऊपर चलते हैं, स्टीयरिंग से आपका कंट्रोल हटने लगता है, क्योंकि इतनी बम्पी रोड है वो। उससे बढ़िया रोड बनी हुई है जयपुर आगरा, जो वैसे अपनी जो ये 4 लेन हाईवे बना हुआ है, वहां कहीं बम्प नहीं है यहाँ से लेके आगरा तक। लेकिन उस रोड पे दौसा से चढ़ते ही और आपको लगातार जहां आप उतरते हैं नोएडा के पास, तो वहां तक लगातार आपको हर 100-200 मीटर पे एक बम्प नजर आ जाएगा। विनय जोशी जी सुन रहे हैं आप? राजीव तिवारी जी, सुमित श्रीमल जी से पहले बात पूरी हाँ कर ले, फिर विनय जी आपके आसपास बहुत जी बच्चों का शोर है, प्लीज आपको नहीं, थोड़ा और कोई नहीं धीरे है करना तो, पड़ेगा। कोई जी भी नहीं है बोले, वो। आप बोलिए प्लीज बोलिए। तो क्या नमस्ते मीना क्या जी। दिख रहा है कैंडिडेट्स की तैयारी, कैंडिडेट्स के विकल्प पार्टी के सामने जो बैठकें दिख रही हैं, उसके बाद आपको क्या समझ में आ रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि दौसा बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। मीना जी, उपचुनाव के अंदर अब कहीं भी ध्यान दें, किसी भी उपचुनाव में, अब उपचुनाव होगा इसमें देख ले या पिछले जो भी उपचुनाव हुए हैं, कोई भी चुनाव सर्वे के आधार पर नहीं होते उपचुनाव। इसमें केवल पार्टी की निष्ठा और कास्ट की निष्ठा को देखकर उपचुनाव में उतारा जाता है। या तो जिसका परिवार का व्यक्ति गया है, पहला दांव उसी के ऊपर खेला जाता है।
तो उसमें कोई ज्यादा सर्वे की वाली बात होती नहीं है। जिसका परिवार जाता है, हमारे देश में आज भी सहानुभूति है, लोगों में सहानुभूति रहती है, तो उसका फायदा सभी पार्टी उठाने की कोशिश करती है। और जहां अभी 5 चुनाव ऐसे उपचुनाव होने हैं जहां पर जो लोकसभा में जीत के गए हैं और जो सीटें खाली हुई है, तो उसमें पहला प्रभाव ये देखा जाएगा कि जो कांग्रेस के सांसद बने, उनका कहना ये है पार्टी के अंदर, ये हम सांसद तो बन गए, हमारा औचित्य क्या है? वो अगर यहाँ एमएलए हमारा नहीं हुआ, हमारी बात मानने वाला नहीं हुआ या हमारे परिवार का नहीं हुआ, तो कार्यकर्ता हमसे दूर हो जाएगा। असल में क्या है, समस्या ये हो गई, जो एमपी बन तो गए वो, अब उनकी समझ में आ रहा है कि हम एमपी बन के कर क्या रहे हैं। एमपी का एक लिमिटेड क्षेत्र होता है, भारत सरकार की योजना संबंधित तक सीमित होता है, जबकि एमएलए होने से आज पूरे प्रदेश में जुड़ा रहता है, मंत्री बन के पूरे प्रदेश में जुड़ा होता है। वो ये चाहता है कि 2028 के चुनाव जो मेरे हों, मैं वापस आके एमएलए का चुनाव लड़ लूं। और इस तरह का चाहता है वो कि या तो मेरा मोहरा बने, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी आतिशी, ऐसे हमारा मोहरा, हमारा मुखौटा ही एमएलए बने, और हम जब चाहें तो सीट को खाली कर दें। तो इसमें न तो कोई बीजेपी की माथापच्ची काम में आने वाली, न कोई कांग्रेस की माथापच्ची काम आने वाली। दौसा में जैसे दौसा है, दौसा के अंदर तय है मीना को कांग्रेस टिकट देगी। अब कोई कांग्रेस में दम तो मेरी बात को कैंसिल करके बता दे कि किसी और को टिकट देते। क्या है, फाइनल कर रखा है कि दौसा में टिकट कांग्रेस जो देगी, मीना समाज से देगी जी। और समस्या हुनियारा में हो रही है, गुर्जर मतदाता चाह रहे हैं हुनियारा के अंदर गुर्जर को टिकट दे कांग्रेस, जो कि कांग्रेस देना चाहती है अभी मीना को, क्योंकि उनका मानना यह है कि सचिन पायलट के कहने से गुर्जर टर्न कर जाएंगे, ये कांग्रेस का मानना है, और ये मीना को वोट दे जाएंगे। अगर अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था और विधानसभा का चुनाव हुआ था, अगर दोनों में हम नजर डालें तो गुर्जरों ने आंख बंद करके सचिन पायलट की बात को माना और उनके कहने से वोट दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इससे समाज को फायदा हुआ कि नुकसान होगा। उनके दिमाग में एक बात ये थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो बात है नहीं कि सचिन पायलट को कोई मुख्यमंत्री बनने वाला हो। 7 सीटें अगर कांग्रेस जीत जाए तो भी कोई प्रभाव बनने वाला नहीं है। और आदमी ये सोचेगा जनरल जहां चुनाव होना है कि हम सरकार से क्यों नहीं जुड़े। दूसरा, सरकार मंत्रिमंडल में बनाने का लॉलीपॉप दे सकती है, आप हमें विधायक बना के दो, हम उसको मंत्री बना देंगे। तो सरकार के पास में बहुत सीमाएं बड़ी है, इसलिए टिकट किसी को दिया जाए उपचुनाव में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बात। चुनाव में उपचुनाव के लिए देखा जाता है कौन हमारे प्रति वफादार है और जो हमारी बात मान सकता है। अगर सहानुभूति वाला मामला है तो ना तो कांग्रेस की चलने वाली ना बीजेपी की चलने वाली। जो जिस परिवार से संबंधित है, अधिकांश 80% चुनाव वही जीतता है जिसके प्रति सहानुभूति होती है। अब ये जो 5 सीटें जो खाली करके आए हैं, जैसे बुराई लाल मीना ही चाहते हैं कि या तो मेरी पत्नी को टिकट मिले दौसा से, या ऐसे मीना को टिकट मिले जब मैं कह दूं तब वो सीट अगली बार टिकट नहीं मांगेगा, वो मना कर देगा। तो अगर मान लो भाई जी कांग्रेस जीत गई दौसा से, तो 2028 में मुरारलाल मीना चुनाव कैसे लड़ेंगे? जीते हुए व्यक्ति का कांग्रेस टिकट कैसे काटेगी? तो ये ऐसे प्रश्न ऐसा है, ये यक्ष प्रश्न भी कहलाते हैं और ये राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। केवल कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए, कार्यकर्ता को बहलाने के लिए ये सारे सर्वे होना, मीटिंग होना, वो एक अलग बात है कि कार्यकर्ता एक्टिव रहता है, लेकिन राजनीतिक धरातल में इसका कोई ज्यादा अस्तित्व होता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बात तो सुमित श्रीमल जी, आपने विनय जोशी जी को, राजीव तिवारी जी को, जगदीश शर्मा जी को सभी सुना होगा आपने सभी को। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप पार्टी के गुणगान करें, सरकार जो कुछ कर रही है वो बताएं। लेकिन आप यहाँ बैठकर सरकार की गुणगान करेंगे, उससे ज्यादा लोगों का फीडबैक, लोगों को जो कुछ मिल रहा है वो काम आएगा। ये बात आप भी बेहतर ढंग से जानते हैं क्योंकि राजनीति में आप हैं, राजनीति में फीडबैक आपको मिलता भी रहता होगा। तो जो 6-7 सीट है विधानसभा की जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर सरकार प्रलोभन या सरकार के कामों के आधार पर
आप इस चुनावी मैदान में जाएंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं? आपकी बात से यही समझ में आ रहा है? देखो, प्रलोभन नहीं है कि मैंने ये बताया कि हमारे को जनता ने मौका दिया। जैसा जगदीश शर्मा जी कह रहे थे कि ताकत आपको पहले दिखानी चाहिए थी, 2024 में नहीं दिखा पाए, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि 25 में से 14 सीटें जो हमको मिली, वो निश्चित ही बिल्कुल हमारे पक्ष में थी। 115 सीटों के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ में हम विधानसभा में भी और राज्य में हम सत्ता में आए हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि पूर्ण जनता ने बिल्कुल फैसला दिया था, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं न कहीं निश्चित ही, चाहे इसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जनता का फीडबैक और बिल्कुल परिणाम सामने आया था कि पूरे 5 साल उन्होंने क्या किया था। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उन्होंने किया, उसका परिणाम दे दिया, और लोकसभा में भी दिया और विधानसभा में भी और दिया। आपने जो अब किया आप उसका परिणाम लोकसभा में दे दिया, आप ये भी मान रहे होंगे? जगदीश जी ने नहीं, यही बिल्कुल, कहा था। परिणाम यही तो है। जब तो तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी ना, लगातार परिणाम अच्छे रहे। बिल्कुल देखिए ना, आपके देश के हित में लगातार अच्छे कार्य किए तो मोदी जी ने, और लगातार राजस्थान कर में भी रहे हैं। आपकी जो सीट गई, राजस्थान में जो आपकी सीट गई, वो किसका परिणाम था? देखिए, ये राजनीति है। निश्चित ही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तुष्टीकरण करके, एक झूठ भ्रामक फैला करके, बिल्कुल जनता बोली वाली उसमें झूठ बनाया जाता है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, लेकिन मैं आम जनता के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। और मैं जगदीश जी, राजीव जी को भी ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में क्या 450 में सिलेंडर नहीं मिल रहा? हमने कहा था, क्या 2% की वेट की दरें नहीं घटी? आप बताइए, क्या पेपर लीक माफियाओं पे कभी इतनी कार्रवाई हुई है? आप बताइए कि सूर्य घर योजना में 78,000 रुपए सब्सिडी मिल रही है। आप देखिए, भारत और राजस्थान जहां लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? नौनेरा बांध बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने ईआरसीपी को रोकने का कार्य किया कि नहीं किया? तो लगातार मैं वो निवेदन कर रहा हूं कि जो राजस्थान की जनता, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हो कि परिणाम फिर मिलेंगे उपचुनाव में, क्योंकि जनता परिणाम देती है, लेकिन कार्यों को देख करके। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे कहने से कौन जीतने वाला है, लेकिन निश्चित ही कार्यों को देखकर। और ये बोल रहे थे रोडों के गड्ढे, देखिए मानसिकता और हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए मीना जी। अगर मेरा उद्देश्य ठीक है तो कहीं ना कहीं परेशानी निश्चित आएगी। अगर 100 में से 90% अगर अंक मिलते हैं तो क्या उसको बुरा माने जाएंगे कि 10% अंकों को देखा जाएगा क्या? मैं समझता हूँ एक गिलास में जब आधा पानी होता है तो दो मानसिकता होती है, किसी को उसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ नजर आता है और किसी को आधा गिलास खाली। तो मैं ये कह रहा हूँ राजीव जी से और आदरणीय भाई साहब से कि आप देखिए कि राजस्थान में पिछले 8 महीने में वो कार्रवाइयां हुई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। राजीव तिवारी जी, आप क्यों आधा गिलास खाली देख रहे हैं, ये बताइए। देखिए, आदमी की प्यास पर निर्भर करता है वो आधा। सुमित जी अब आप सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। और आप कह रहे हो नौनेरा बांध। अच्छा राजीव जी उनको कर लेने देते हैं, राजीव जी उनको बात पूरी कर लेने देते हैं, बताइए। जी भाई, रोडों का जाल जो बिछाया है पूरे देश में, आप देखिए किस तरीके से, वो बात इनको नहीं दिख रही और ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। तो रोड बनाएंगे तो गड्ढे भी होंगे, और एक स्वाभाविक बात है, पहली बार रोडों पे गड्ढे नहीं हुए। जब बारिश आएगी, ये प्राकृतिक आपदा है भाई, तो ये आएगी तो निश्चित ही गड्ढे भी होंगे और गड्ढे भरेंगे भी। और आप देखिए कि लगातार उसके लिए हर विधानसभा वार यहाँ बजट भी पारित किया गया है, पास किया गया है, और लगातार वो हो भी रहे। लेकिन मैं समझता हूँ मूल चीज आप देखिए युवाओं के लिए, क्या पेपर लीक माफियाओं का भी ऐसा शिकंजा कसा था क्या उन युवाओं का भविष्य नहीं है? मैं भी कई युवाओं से मिला हूं, उन युवतियों से मिला हूं जो बेचारे पूरे 5 साल 3 साल तैयारी करते हैं। वो मजदूर का बच्चा, वो गरीब का बच्चा, जब वो पेपर लीक हो जाता है तो उसका कुछ नहीं। वो कांग्रेस सत्ता इसलिए तो बाहर हुई, जनता ने बाहर क्यों किया? और एक तरफ आप देखिए, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये गठबंधन को लेकर के सिर्फ मोदी जी को रोकने का कार्य कर रहे हैं। ये सत्ता में नहीं आना चाहते, क्योंकि इनको मालूम है हमने ऐसे कृत्य किए हैं कि कृत्य करके कभी ये देश की सत्ता में कभी नहीं आ सकते। लेकिन अब आप देखिए, गठबंधन किया था दिल्ली का, हरियाणा का गठबंधन टूट गया इनका। हरियाणा का गठबंधन आज बिल्कुल बोला ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस के कि हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा आम आदमी पार्टी के साथ में। तो ये सिर्फ एक मोदी जी को रोकने का कार्य कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं लगातार सिर्फ रोकने के लिए। लेकिन जनता समझदार है मीना जी, लगातार देख रही है जनता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व पटल पर सबसे लोकप्रिय नेता बनकर और किस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपकी बात पूरी हो गई है, अब आप सीधे विश्व पटल पर जा रहे हैं। सुमित जी, विश्व पटल को छोड़िए, पहले प्रदेश के पटल पर रहिए और जयपुर पे रहिए, राजस्थान पर रहिए। राजीव तिवारी जी, ठीक है सुमित जी, ठीक है सुमित जी, ठीक है राजीव तिवारी जी।
मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कह रहे बार बार 2-3 बार कह चुके नौनेरा बांध बना दिया, नौनेरा बांध बना दिया। आपने बनाया क्या नौनेरा बांध? बोलो सुमित जी, आपने बनाया क्या नौनेरा बांध? था कि नहीं, आप माननीय भाई 3 साहब बार बोले पत्रकार हो अभी जी, इस डिबेट नहीं में, इस नौनेरा बांध डिबेट में 3 बिल्कुल बार ईआरसीपी को रोकने नौनेरा का कार्य बांध किया बना दिया। किसने? अरे कौन ने बना दिया नौनेरा बांध? आदरणीय माननीय ईआरसीपी को रोकने का कार्य किसने किया? आप देखिए पिछले 8 ईआरसीपी महीने किसी में ने नहीं लगातार रोकी। ईआरसीपी में कार्य हुआ आपने है, सभी काम हुआ ईआरसीपी में हम अभी तक साल क्या किया? 2017 एक में साल में ईआरसीपी पे क्या किया बताइए। मैं बताता हूं ना, बिल्कुल 2017 में कार्य शुरू हुआ था राजीव जी, 2017 वसुंधरा के समय शुरू हुआ था। वो तो डीपीआर एक बनी थी, वो कैंसिल हो गई वसुंधरा थी। के समय शुरू वो हुआ उसको था। मेरी आवाज आ रही है मीना जी? सुमित जी, अब आपको राजीव तिवारी जी को सुनना चाहिए। बिल्कुल और मैं आप सुन रहा जहां तक हूँ। रोड्स की बात कर रहे हैं, तो भैया आप रोड ऐसी क्यों बना रहे हैं? आपके अहमदाबाद में देखिए, जो पुल 100 साल के लिए बना था 2 साल में ही गिर गया। अब कह दो वो तो, ये तो प्राकृतिक आपदा थी, गिर गया। अरे तो कोई अभी मीना चीज जी कह रही बनाते थी हैं, राजस्थान की प्राकृतिक बात आपदा करनी का है, ध्यान आप नहीं वहां रखते से क्या? बदल दीजिए, आप गुजरात पे आ गए। गुजरात तो एक मॉडल है मैं तो, आदरणीय, अरे पूरे देश ये में, मैं तो पूरे आपकी बात देश की में बात गुजरात कर का रहा हूँ। मॉडल है आदरणीय। आपने ही कहा कि सड़कों के गुजरात खड्डे हो मॉडल को जाते तो हैं, और प्राकृतिक राज्य भी आपदा है। लेकर के काम कर रहे अरे हैं राजीव जी। आप सुमित जी थोड़ा 2.5 रुपए सुनिए, पर किलोमीटर का टोल ले रहे हो, 2.5 रुपए पर किलोमीटर का टोल ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो? आपको आपको मालूम है ध्यान ना उस पर रखना चाहिए कार्रवाई ना शुरू हो रही है। कि बारिश भी तेज आएगी, सुमित कभी जी भूकंप भी आ सकता प्लीज है, सुनिए, कभी जब आप और भी बोलते चीजें हैं तो हो बाकी सकती सब लोग हैं, सुनते हैं। तूफान भी आ सकता है। तो क्या उसको देखकर सड़कें नहीं बनाई जा सकती? ध्यान नहीं रखा जा सकता? और बारिश आ गई अब तो टूटेगी, अरे क्या मतलब हुआ उसको? आप देखो, अब आप कह रहे हो कि हमने एलोकेशन कर दिया। अब तो एलोकेशन करने से क्या होता है, काम भी करना पड़ता है। घोषणा करने से कुछ नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। ये कहने का मतलब है, आप घोषणाएं खूब गिनाओ, लेकिन उस पर काम भी तो करके दिखाओ। आप देखो, मुख्यमंत्री जाते हैं जापान और साउथ कोरिया, उद्योग मंत्री नहीं ले जाते अपने साथ में, और जाते हैं वो उद्योगों के लिए कलेक्ट वो निवेशक ढूंढने। तो ये क्या मतलब हुआ? आप ही बताओ। आप अगर मुख्यमंत्री हो और आप कोई राइजिंग राजस्थान जैसा कोई इवेंट करो, तो जो आपके यहाँ उद्योगपति, जो उद्योगों का विभाग देखता है, जो मंत्री, उसको साथ लेके नहीं जाओगे? उप मुख्यमंत्री को ले जाओगे, और जहां उप मुख्यमंत्री का काम था उसको चेयरमैनशिप से हटा दोगे। आज ही की मीटिंग हुई है ना, वो तो जिलों को निरस्त करने वाली, उसमें आपने मदन दिलावर जी को अब चेयरमैन बना दिया उसका। तो आप 8 महीने में कहीं तो कोई कंस्ट्रक्टिव ऐसा काम जो हाँ जनता को लगे कि नहीं, ये इस डायरेक्शन में जो चला काम है वो वाकई हो रहा है, पब्लिक को लगना चाहिए ना ये बात। मैं भी स्टेट का ही हूँ, यहाँ मैं भी चाहता हूँ विकास हो, समृद्धि आए, सब कुछ हो। मैंने 3-4 ऐसे इवेंट देख लिए, किसी में कुछ नहीं आया। बातें होती हैं 30 लाख करोड़ की, आता नहीं है 3000 करोड़। तो ये वसुंधरा जी के समय में भी हुए 2-3 ऐसे ही राइजिंग राजस्थान टाइप के, फिर अशोक जी ने भी सबमिट किए वैसे, लेकिन आया क्या उससे, राजस्थान को मिला क्या? मैं तो इतनी सी बात है, जो भी काम आप करें वो ऐसा होना चाहिए कि उसको उसी स्तर पर करके, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता के उतना ही बताएं कि हाँ इतना तो हो ही जाएगा। हम कहते हैं इतना तो हो ही जाएगा, ये होना चाहिए, नहीं उतना होगा, फिर होता उतना भी नहीं है। तो फिर जनता का कहीं ना कहीं विश्वास टूटता है ना। मैं ये कह रहा राजीव हूँ जी मैंने तो आपको, वही आप बताया जो सुमित हो जी गया। उसको अदरवाइज किसी भी चीज को मत लो, हम भी सुमित जी सुनिए, प्रदेश का सुनिए विकास ही इसके चाहते हैं। जी। सुमित जी, विनय जोशी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मीरा जी, मेरा तो कहना ये था, राजीव जी भाई साहब, ऐसे लग रहा है सचिव से उत्तर क्या है।
कोई भी शासन ऐसा है क्या जिसमें सड़क में गड्ढे नहीं होते हो? क्या किसी शासन में प्राकृतिक आपदा होती ही नहीं है? राम के राज में पुल नहीं टूटते थे क्या? अरे पुल विनय जोशी जी, आप तो वो करो कम से विनय कम जोशी एक मिनट। देखिए, विनय जोशी राजीव जी, जी, मुद्दे पर विनय जी, रहिए, पुल सब मुद्दे मुद्दे पर अपने रहिए। मैं आप इसलिए मुद्दे कहना से चाह रहा भटक रहे था, हैं। क्या अपना नहीं, अपन नहीं, मुद्दे से नहीं, भटक रहे हैं। कि पुल ना विनय जी, टूटे? विनय अपन जी, मुद्दे भटक के क्या करना चाह रहे हैं क्या? विनय जी जी, भाई। राजीव क्या तिवारी पुल ना जी की टूटे? बात को काटना यहाँ राजीव हमारे तिवारी की बात विषय कहीं से भी विधानसभा चुनाव उपचुनाव से लिंक नहीं है। इनकी कहीं भी बात नहीं, नहीं, जैसे कोई अंदर से विनय जी, घर्षित होना कोई चीज विनय से, जी, भाई इनको विधान विनय चुनाव जी, छोड़ना चाहिए ना, बिंदु विनय विवाद जी, करनी ये चाहिए। बात, एक सेकंड, बिंदु विवाद कभी भी नहीं करते ये विनय जी, मैं विनय जी, बिंदु से ये बात बात हटके बात बीजेपी करते के हैं। प्रवक्ता के लिए छोड़ दीजिए, ये बात बीजेपी के प्रवक्ता के लिए छोड़ बात दीजिए। बीजेपी जगदीश कांग्रेस की शर्मा नहीं जी, हो रही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, विनय जी, आप ये बताओ, कांग्रेस के आप नहीं प्रवक्ता चाहते हमारे पुल साथ आज सड़क जुड़ नहीं नहीं टूटे? पाए। कांग्रेस के आप नहीं प्रवक्ता चाहते सड़क नहीं राजकुमार टूटे, मीणा, आप नहीं चाहते पुल ना टूटे, आप देखो, नहीं चाहते विकास ना हो? मैं तो एक बात चाहता हूँ, जिस मुद्दे को लेकर मीना जी हमें बुलाए, शुरू से हम बात हो हमें रही है। उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए। तब तक क्या होता जी, है, डिबेट में जी, होता है, कोई मतलब निकलता है। विनय जी, हम बात कर विनय रहे जी, हैं विनय उपचुनाव जी, की, और उपचुनाव विनय बात जी, करते थे गुजरात जा विनय पहुंचते हैं। जी, विनय जी, जी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को उनका पक्ष रखने दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। राजीव तिवारी जी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, वो ज्यादा बेहतर है। सवाल तो ये उठेगा कि सरकार जो सुमित श्रीमल जी ने जितनी लंबी फहरिस्त बताई है, तो उसका ग्राउंड पे कहाँ हम उसको देख पा रहे हैं। हम राजधानी में बैठे हुए हैं, राजधानी की सड़कें अगर सरकार को नजर नहीं आ रही है, तो ये सवाल उठेगा। और ये सवाल सिर्फ राजधानी की सड़कों मीना पर जी, नहीं उठेगा। नहीं, दौसा के चुनाव में मीना जी गद्दारी किसी भी का पार्टी की बात कर लो नहीं आप, होगा मुद्दा। सचिन पायलट और गहलोत 3 साल तक एक नहीं हो पाए, निर्माण की बातें कर रहे हो। तो इसीलिए बैठा दिया ना विनय जोशी जी उनको घर पे, इसीलिए बैठा दिया ना इस देश की प्रदेश की जनता ने उन्हें लड़ाई करने के लिए सत्ता नहीं दी थी, सत्ता उनके हितों पर काम नहीं कर करने के लिए सकते दी ना, थी इतना, इसलिए। और हम अगर बीजेपी चमत्कार में नहीं भी तो यही कोई होगा, भी। नहीं, विनय जोशी जी, प्लीज प्लीज, जगदीश विनय जी, शर्मा जी, आप मैं आपके पास जर्नलिस्ट आऊंगी। विनय रहिए, पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन मत बनिए। सर, ठीक है। राजीव तिवारी जी, विनय जोशी जी, ये काम प्रवक्ताओं का है, प्रवक्ताओं को जवाब देने देते हैं। विनय जी अपना पक्ष रख रहे हैं, विनय जी आप अपना पक्ष रखिए, राजीव तिवारी जी अपना पक्ष रखेंगे। जगदीश शर्मा जी, आखिरी टिप्पणी आपकी ले रही हूँ। जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस, विनय जी प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। जगदीश शर्मा जी, आखिरी रिएक्शन आपका ले रही हूँ। कांग्रेस पार्टी लगातार मैराथन बैठकें कर रही है इस उपचुनाव की तैयारी को लेकर, अपने सारे मनमुटाव जो हैं अब तक के, उनको कम से कम पब्लिकली ये दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि वो उन सब से अब दूर होकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली है उससे कॉन्फिडेंस आया है पार्टी में, उससे जो तैयारी कांग्रेस की इस वक्त दिखाई जा रही है, जो नजर आ रही है, वो सरकार और बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ा सकती है, बढ़ाने वाली हो सकती है। मीना जी, ऐसा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी तो अपना काम करती ही रहती है। जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की 23 सीटें आई बस केवल, तब भी कांग्रेस पार्टी तो काम कर ही रही थी। और जब उसको 156 मिली, तब भी कुछ करते इंटरनेट ही की रहना परेशानी पड़ेगा। से जूझ रहे। हाँ, ये मैं भी जूझ रहा हूँ उसी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये आप है, सबका। जगदीश शर्मा जी को सुन नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि लगातार उनके यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है और आजकल है ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि सत्ता पक्ष सरकार में किए हुए काम दिखाएगा, वहीं विपक्ष अब अपनी एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहा है। इस एकजुटता को दिखाने में विपक्ष कितना कामयाब होता है, वही देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में इस तरह की मैराथन बैठकें और ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन सीट आखिर जो है, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, उम्मीदवार जो तय किए जाने हैं, जो नाम तय होने हैं, उस पर आखिरी मोहर किसकी तरफ से लगेगी, यही लाख टके का सवाल है कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर भी। न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।